हेलो दोस्तों, आई वेलकम टू स्टडी दमन। देखिए दोस्तों, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 1 में केमिस्ट्री दिया हुआ है। आप लोग बातों को समझने की कोशिश करिए। हम लोग कक्षा 9 का, कक्षा 9th का साइंस पढ़ रहे हैं और कक्षा 9th के साइंस में हम लोग यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री दिया हुआ है और उसका लेसन नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसमें दिया है, चैप्टर का नाम दिया है कि हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैंने इससे पहले और क्लासें ली हैं, इससे पहले हमने 4 क्लासें ली हुई हैं साइंस में और ये 5वीं क्लास है दोस्तों। तो देखिए, हम आज पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं। हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्था क्या है? पदार्थ की अवस्था का मतलब समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि उसके मॉलिक्यूल यानी अणु किस अवस्था में है, अणु किस अवस्था में काम कर रहे हैं। बस ये समझिए कि वो पदार्थ की अवस्थाएं हैं। हमारे कहने का मतलब ये, हम पदार्थ को भी बता चुके हैं बिल्कुल डिटेल में, तो अब बातें आप रिलेट कर पाएंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और क्या आप लोग इसको रिलेट कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं में समय न नुकसान करते हुए दोस्तों हम लोग बिल्कुल टॉपिक पे चलेंगे और हमें जल्दी से इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्थाएं 5 होती हैं दोस्तों। वैसे तो बेसिक तौर पे 3 ही हम पढ़ते हैं, लेकिन 2 और हैं। इनको भी हम देखेंगे, हल्के फुल्के देख लेंगे कि ये क्या है, लेकिन हम इनको 3 को डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए क्या है, ठोस यानी कि सॉलिड। हम पदार्थ की अवस्थाएं में पढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं 5 प्रकार की, 5 की अवस्थाएं होती हैं और इसमें 3 मुख्य हैं, ठोस, द्रव, गैस। यानी ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड, गैस प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये देखिए, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये हमारी 5 अवस्थाएं हैं दोस्तों। हम बिल्कुल बताए हैं कि जो 9th के स्टूडेंट हैं, खासकर जो 9th की, ये वीडियो कोई भी देख सकता है, लेकिन जो खासकर 9th के स्टूडेंट हैं वो रफ या कहीं इसको नोट करते हुए चले, क्योंकि इसे नोट नहीं करेंगे तो उनके पास समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी और उनकी समस्याएं हमेशा के लिए रहेंगी। अगर ये क्लासे वो रेगुलर ले रहे हैं दोस्तों तो उनको कोई भी समस्या, केमिस्ट्री की जैसे केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो केमिस्ट्री में नहीं होगी। कोई भी सब्जेक्ट लेंगे उसमें दोस्तों बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ये 5 अवस्थाएं देख रहे हैं। सॉलिड मतलब ठोस, सॉलिड, द्रव लिक्विड, गैस प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले पढ़ेंगे ठोस। देखिए यहां पे डाले हैं ठोस, सॉलिड को पढ़ेंगे दोस्तों। ठोस, सॉलिड में देखिए पहली हेडिंग डाले हैं अणुओं की व्यवस्था, मतलब कि ठोस के अणुओं की व्यवस्था। समझने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं ठोस में। देखिए दोस्तों, हम लोग सॉलिड में पढ़ेंगे और इसमें पहली हेडिंग देखिए, पहला हेडिंग यहां से डाले हैं ठोस, सॉलिड, और ठोस सॉलिड में हम पढ़ेंगे पहली हेडिंग डाले हैं अणुओं की व्यवस्था, यानी कि ठोस के अणुओं की व्यवस्था। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? देखिए दोस्तों, यहां पर समझने की कोशिश करिए कि हम डाले हैं ठोस और ठोस में पढ़ेंगे कि ठोस के अणुओं की व्यवस्था, यानी कि अणुओं की व्यवस्था। अब हमारी बातों को समझने की कोशिश करिएगा कि व्यवस्था क्या है। यानी देखिए, ये कोई सॉलिड पदार्थ है, सॉलिड कोई भी ले लीजिए, जैसे लोहा हो, आयरन हो, ये एक टुकड़ा है, ठीक। और इसमें अणु देखिए, ये जो अणु की व्यवस्था है, ये अणु है इसमें, ठीक। ये जो अणु है, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। एक लोहा का टुकड़ा लिया गया है, लोहा का टुकड़ा आप लोग देखे होंगे। उसको देखिए, आप ऐसे तो अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि देखिए इसके अणु जो हैं कितने पास हैं। हम इनके अणुओं की व्यवस्था में पढ़ रहे हैं, तो इनके अणु कितने पास हैं, थोड़ा सा अनुभव करने की कोशिश करिएगा। तो इनके अणु इतने पास बहुत पास हैं, आप उनको नंगी आंखों से देख नहीं सकते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो जो इनके अणुओं के बीच में गैप है दोस्तों, जो एक अणु देखिए, ये एक अणु है और ये एक अणु है,
तो इन अणुओं के बीच की जो दूरी है दोस्तों, ये तो हम बहुत दूर दूर दिखाएं कि आप समझ सके इस कंडीशन को, वरना ये अणु जो है इतने पास पास हैं, इतने पास पास हैं कि इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इनके पास पास होने की वजह से इनके इतने मजबूती से बंधे होते हैं, इतने मजबूती से बंधे होते हैं कि बिल्कुल हिल नहीं सकते हैं दोस्तों। और देखिए जो इसमें जब ये पास पास हैं तो इनका आकर्षण बल अधिक होगा, मतलब दो अणुओं के बीच में आकर्षण बल, जब ये बहुत पास पास हैं तो इनके अणुओं के बीच का आकर्षण बल है जो ये अणु है, तो ये अणु इतने पास पास हैं, बहुत पास पास है, इस वजह से अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक है। आकर्षण बल बहुत अधिक है, मतलब कि ठोस में जो अणु है उनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो इनका मतलब कि इसके बीच में जो दूरी है, दो अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम है। तो इससे यह अंदाज लगता है कि ये अणु कैसे व्यवस्थित है, ये अणु कैसे व्यवस्थित है, ये अणु बहुत पास पास व्यवस्थित है, इनके बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक है, दो अणुओं के बीच में अवकाश, मतलब दो अणुओं के बीच में जो दूरी है वो बहुत कम है, इसी वजह से इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक है। ठीक है दोस्तों, और देखिए इस वजह से हो गया है, तो ये अणु का व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनका आयतन एवं आकार यहीं से डिफाइन हो जाएगा, आयतन एवं आकार। आयतन एवं आकार का देखिए दोस्तों, आप ठोस में देखते होंगे कि आयतन और आकार निश्चित होता है। आयतन और आकार, हमारी बात को समझिए दोस्तों, आयतन एवं आकार, वॉल्यूम एवं साइज, आयतन एवं आकार हम समझने की कोशिश करेंगे। ठोस के अणुओं का आयतन एवं आकार निश्चित होता है। ऐसा क्यों होता है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। आयतन एवं आकार निश्चित होता है। अब देखिए अणु है, ठोस के जो अणु हैं ये किस तरह से व्यवस्थित हैं, आप हमारी बातों को समझने की कोशिश करिए। अब देखिए जो ये ठोस के अणु हैं, ये ठोस के जो अणु हैं, ये हम पहले ही बताए हैं कि इनके बीच में जो आकर्षण बल है बहुत अधिक होता है। जो दो अणु हैं, ठोस के दो अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इस वजह से अणु अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। अणु अपने आप में इधर उधर कंपन, बस यहां से कोई दूरी, मतलब कोई दूरी, डिस्टेंस मतलब कोई दूरी नहीं, मतलब ये कंपन करते हैं, लेकिन दोस्तों वो फ्लो में कोई गति नहीं कर पाते हैं। इनके जो अणु हैं, जो एक अणु है वो गति नहीं कर पाता है फ्लो में, बस वो क्या करता है वहीं पे कंपन करता है, मतलब इनके अणु भी कंपन करते हैं। हम और आगे समझेंगे दोस्तों, जब हम लोग द्रव पढ़ेंगे, लिक्विड पढ़ेंगे, गैस पढ़ेंगे, तो उसमें और अच्छी से क्लियर होगा कि देखेंगे कि द्रव के कैसे अणु गति कर रहे हैं और गैस के उससे अधिक गति कर रहे हैं, लिक्विड के थोड़ा कम कर रहे हैं। तो ठोस के जो अणु हैं दोस्तों वो बहुत बस वहीं पे कंपन करते हैं, ठीक ना, मूव नहीं करते हैं, बस कंपन करते हैं। इसकी वजह से आप समझने की कोशिश करिए, मूव और कंपन का मतलब क्या है। कोई दीवार है तो ये दीवार समझिए कि एक तरह से ठोस है, इसे आप धक्का दीजिए, दीवार को धक्का देने की कोशिश करिए, इसके अणु हिल रहे हैं, एक समझिए कि एक दीवार एक अणु है, समझने की कोशिश करिए। उसे धक्का देंगे तो धक्का देने पे मतलब आप धक्का दे रहे हैं तो अणु मतलब इधर उधर नहीं ना गति कर रहे हैं, वहीं पे स्थिर है। तो यानी समझने का मतलब हमारा ये है कि जो ये अणु है ये बिल्कुल वहीं पे रह के बहुत ये कंपन कह रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये कंपन इतने माइन्यूट, इतने कम में करते हैं कि आप उसे समझ नहीं पाएंगे कि ये कंपन करते हैं। लेकिन हर अणु ठोस का कंपन करता है अपने आप, अपने यहां, अपने ही स्थिति में यहीं पे कंपन करता है, ठीक है। तो ये कोई गति नहीं कर रहा, इसीलिए दोस्तों इस अणु को किसी रूप में और रूप में दोस्तों गति के माध्यम से परिवर्तित नहीं होते, बस वहीं पे कंपन करते हैं। और अणु जो हैं अपने आप को बांध के रखे हुए हैं, एक दूसरे को बहुत अधिक आकर्षण बल होता है जो कि वो बांध के रखे हुए हैं। इसी वजह से दोस्तों जो ये इनका आकार एवं देखिए दोस्तों इसका आयतन एवं आकार जो होता है निश्चित होता है। आयतन का मतलब कि दोस्तों जितना, जैसे ठोस जितना आयतन घेर रहा है उतना ही आयतन हमेशा घेरेगा। आकार निश्चित है उसका, चाहे उसे जिस तरह से भी रखें, क्योंकि उसका
जो अणु का आकर्षण बल है वो बिल्कुल उसको पकड़ के रखा हुआ है, इसी वजह से, ठीक है ना। उनके दो अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है, दो अणुओं के बीच में जो स्पेस होता है बहुत कम होता है, जो ये दूरी होती है बहुत कम होती है दोस्तों। इस तरह से हम दिखाए है ना, बहुत कम होती है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इनका आकार भी निश्चित होता है इसी वजह से, मतलब आयतन और आकार दोस्तों इसीलिए निश्चित होता है क्योंकि उनके अणुओं के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। आप लोहे की भी कल्पना करके देखिए, उनके अणु के बीच में कितना स्पेस है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं कि अणु कितने पास पास हैं। तो ये बहुत पास पास होते हैं। और गैस को समझने की कोशिश करिए, गैस के कितने अणु दूर दूर होते हैं, आप बिल्कुल उसे समझ सकते हैं कि कितने दूर है। इस तरह से करेंगे, देखिए हवा में स्पेस में क्या है, गैस ही है। इस तरह से करें तो गैस के अणु इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, ठीक ना। जल के देखिए, जल के अणु भी पास पास है, जिस दिशा में मूव करेंगे उस दिशा में मूव करने लग रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन सॉलिड के अणु बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा है संपीडता, इसे आयतन और आकार निश्चित होता है। अब देखिए हम संपीडता पढ़ेंगे, कंप्रेसिबिलिटी, ये कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है दोस्तों? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब, इसका संक्षेप में मतलब समझिए, किसी भी चीज को कितना दबा सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहलाएगी। हम किसी भी चीज को दबाकर उसके आयतन में कितना कमी कर सकते हैं, वही कंप्रेसिबिलिटी है। उसके आयतन में कितना हम दबाकर कम कर सकते हैं, वही कंप्रेसिबिलिटी है। मतलब समझने की कोशिश करिए, ये कोई टुकड़ा है, ये कोई टुकड़ा है, इसको इधर से दबा रहे हैं, 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 मतलब कि इसके आयतन में कितना कमी कर सकते हैं, कितना कमी कर सकते हैं, वही कंप्रेसिबिलिटी है। यानी इसका आयतन ये V है, ठीक। इसको हमने दबाकर V डैश कर दिया, माने इसका छोटा कर दिया दोस्तों, इसको दबा के छोटा कर दिया, तो जितना दबा है डेल V दबा है, तो यानी का मतलब कि जो ये डेल V है क्या है, कंप्रेसिबिलिटी है हमारी, कंप्रेसिबिलिटी है, संपीड़िता है, संपीड़िता है, मतलब इसको कितना दबाकर हम कम कर सकते हैं, ठीक है। आप कंप्रेसिबिलिटी समझ गए दोस्तों कि हम एक देखिए ये जो टुकड़ा लिए हैं, ये लोहे का टुकड़ा है, इसे हम दबाकर इसके आयतन में कितना कमी कर दिए हैं, वो कमी कंप्रेसिबिलिटी मतलब संपीड़िता को दर्शाती है। देखिए आयतन है, इसको हम दबाकर कम कर दें, कितना कम किए, डेल V कम किए, तो इसका जो डेल V जितना कम हुआ है वो इसकी कंप्रेसिबिलिटी है, यानी संपीड़िता है, ठीक ना दोस्तों। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए ठीक है, अब हम कुछ हेडिंग आगे की तौर पर ले चलेंगे और हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए हम पढ़ेंगे, यहां से इतनी बातें आप लोगों को समझ में आए कि अणुओं की व्यवस्था क्या है, अणु कैसे रह रहे हैं इसमें। अणु का मतलब यह है कि बहुत पास पास रह रहे हैं, उनके बीच की दूरी बहुत कम है, इसलिए उसमें आकर्षण बल बहुत अधिक है, ठीक है दोस्तों। वो अपने यहाँ कंपन करते हैं, मूव नहीं करते हैं, कंपन करते हैं, इसीलिए इनके आकार और आयतन और आकार निश्चित होता है। संपीड़ित बहुत कम होती है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। अब पढ़ेंगे हम लोग गर्म करने पर प्रसार, समझने की कोशिश करिएगा। गर्म करने पर प्रसार का मतलब क्या होगा, ये मिटा देते हैं। अब समझिए, गर्म करने पर प्रसार यानी कि जो हम ठोस को गर्म करेंगे, ठोस, देखिए ठोस को गर्म करने पर प्रसार क्या होगा, ठोस के अणुओं को आप समझने की कोशिश करिएगा। हम इतना तो जानते हैं कि जो ठोस के अणु है वो बहुत पास पास है, जैसे आयरन, लोहा ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, ये इनके अणु देख रहे हैं कितने पास पास हैं, इनके अणु बहुत पास पास होते हैं, इनके जो अणु हैं बहुत पास पास होते हैं, ये अणु हैं तो बहुत पास पास होते हैं। तो इनको गर्म करने पर इनमें आकर्षण बल भी अधिक है। बातों को समझने की कोशिश करिए हमारी, इनके जो अणु हैं बहुत पास पास भी हैं, इनमें आकर्षण बल भी अधिक है। तो जब इनको हम गर्म करेंगे तो जो मजबूत है दोस्तों, आप यही समझने की कोशिश करिए, जो मजबूत है, इस तरह से भी, जब इस तरह से भी अपने जीवन लाइफ में भी रिलेट करके देखिए कि जो मजबूत है उसे इतना आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है, जो मजबूत है। अभी मान लीजिए कि हम दीवार, इतना समझने की कोशिश करिए कि एक लड़का कमजोर है, एक लड़का मजबूत है, तो किसी आसानी से मतलब उसे धक्का देके गिरा सकते हैं, जो कमजोर है उसे धक्का देके गिरा सकते हैं आसानी से। तो वही बात यहाँ फंडामेंटल लागू होता है कि जो मजबूत है, देखिए क्योंकि लोहा के अणुओं के पास जो उनके बीच की दूरी होती है बहुत पास पास होते हैं, बहुत
बहुत कम्पैक्ट से उनको बांध के रखे होते हैं अपने आप को, तो इसलिए उनको तोड़ना कठिन है, उनको तोड़ना कठिन है। तो जब इनको हम गर्म करते हैं तो उनके अणु बहुत ज्यादा दूर तक मूव नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अणु बहुत पास पास है, इनमें आकर्षण बल अधिक है, तो बहुत दूर तक गति नहीं करते हैं। तो इसीलिए इनके जो अवकाश के बीच की दूरी बहुत कम है, तो इसीलिए इनका प्रसार भी गर्म करने पर बहुत कम होता है, या तो नगण्य के बराबर है या तो बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, नगण्य या तो ये असंपीड्य है। अभी हम पढ़ा है ना संपीडन, संपीडता पढ़ा है ना कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब जिसको दबा कर कितना आयतन में कमी किया जा सकता है उसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, और जिसको दबाया नहीं जा सकता है उसे क्या कहेंगे, असंपीडिता, इनकम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं, इनकम्प्रेसिबिलिटी या असंपीडिता कहते हैं। जैसे असंपीडिता मतलब क्या होता है कि जिसको दबाने पर उसके आयतन में कमी न हो, जैसे जल, जल को हम क्या मानते हैं, जल को हम मानते हैं कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, मतलब जल, जल जो है वाटर है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका मतलब समझ गए कि गर्म करने पर जो प्रसार है इनका बहुत कम होगा। प्रसार बहुत कम होता है, इनका प्रसार बहुत कम होता है। ठीक ना दोस्तों, गर्म करने पर इनका प्रसार, क्योंकि इनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम है, तो कितना जितना दूरी होगी उतना ही तो प्रसार करेंगे ये लोग, इतना ही तो मूव करेंगे। या तो हीट करने पर इनके पास जो एनर्जी होगी कंपन थोड़ा सा बढ़ा देंगे, लेकिन ये बहुत प्रसार कम होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे घनत्व, डेंसिटी पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये डेंसिटी है, आप डेंसिटी को समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, ये डेंसिटी है, ये घनत्व है, तो घनत्व को समझने की कोशिश करिए। घनत्व क्या है, देखिए ये अणु है, और घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों, घनत्व बराबर होता है, देखिए D बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक, ये द्रव्यमान है, ये आयतन है। आयतन ही घट बढ़ सकता है, आप समझने की कोशिश करिएगा। फिर ये जो हम पढ़ क्या रहे हैं, डेंसिटी, घनत्व पढ़ रहे हैं। घनत्व में देखिए घनत्व बराबर क्या, द्रव्यमान बटे आयतन। तो जो ये आयतन है, ये जो आयतन आप देख रहे हैं, यही बदल सकता है, क्योंकि इसका मास तो कांस्टेंट है। एक मानिए कि लोहे का टुकड़ा ले लिए हैं आप, ये लोहे का टुकड़ा ले लिए हैं, ये लोहे का टुकड़ा ले लिए हैं, तो ये क्या है, ये लोहे का टुकड़े का मास तो कांस्टेंट है, इसके वॉल्यूम भी चेंज हो सकते हैं। जैसे इतने ही आकार का, इतने ही भार का लेंगे, लेकिन लकड़ी का ले लिए, लोहे का ले लिए, कुछ भी ले लीजिए, तो इनके जो अणुओं के बीच में अवकाश है बहुत कम है, इनके अणुओं के बीच में अवकाश जो है बहुत कम है। इसके वजह से इनका वॉल्यूम जो है बहुत कम होता है, अणुओं के बीच में वॉल्यूम जो होता है बहुत कम होता है। इसी वजह से इनका डेंसिटी जो होती है, इनका जो घनत्व होता है वो उच्च होता है, ये अधिक होते हुए ये क्या होते हैं, ये जो उच्च घनत्व वाले होते हैं, उच्च घनत्व वाले होते हैं, क्योंकि इनका वॉल्यूम कम है, क्योंकि इनके दो अणुओं के बीच में जो कंपन का स्पेस है वो बहुत कम है, उसी से तो वॉल्यूम निकालेंगे। हम मॉलिक्यूलर लेवल पर दोस्तों अणुओं का आयतन निकाल के भी गणना करते हैं, तो डेंसिटी हम लोग की अच्छी से पता चलती है कि इनकी डेंसिटी क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इनका आयतन, इनका जो घनत्व होगा उच्च होगा, क्योंकि इनके जो आयतन है दो अणुओं के बीच में जो इनका स्पेस है बहुत कम है, उसकी वजह से इनका आयतन कम आएगा। दो अणुओं के बीच का स्पेस जब कम होगा तो उनका आयतन कम आएगा। जब ये कम होगा, समझने की कोशिश करिए, ये आयतन कम होगा तो ये क्या होगा, अधिक होगा, मास अधिक होगा, तो यानी कि मतलब क्या हो जाएगा, ये कम होगा तो इसको छोड़ दीजिए, ये तो बढ़ेगा नहीं। जब ये आयतन कम होगा तो ये क्या होगा, डेंसिटी इसकी बढ़ जाएगी, ये डेंसिटी बढ़ जाएगी जब ये कम होगा तो। ठीक है, इतनी बातें समझने की कोशिश करिए। देखिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग लिक्विड पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग सब कुछ इसी बेसिस पे पढ़ लेंगे। लिक्विड का पढ़ेंगे कि लिक्विड के जो है अणुओं की व्यवस्था, लिक्विड के अणु की कैसे व्यवस्था होती है, इनका आकार एवं आयतन पढ़ेंगे, इनके पढ़ेंगे गर्म करने पर क्या होता है, इनका घनत्व पढ़ लेंगे, कंप्रेसिबिलिटी पढ़ लेंगे। इसी तरह से इन सबका हम लोग आसानी से पढ़ते हुए चलेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हम लोग सिर्फ दो ही पैटर्न पे काम करते हुए चलेंगे कि इनके अणुओं का व्यवस्था कैसा है, और उनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिक है कि कम है, उनके अणुओं के बीच में स्पेस अधिक है कि कम है। इसी की बेसिस पे हम लोग पूरे ये जो अवस्थाएं हैं इनको हम लोग समाप्त कर लेंगे। आई होप कि दोस्तों यहां से आप लोगों को कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों।